नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। डीडी न्यूज़ के इस खास शो में हम लाए हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से। तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों से। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के लिए माना योग्य। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। 22 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। एनआईए के दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा में छापे। आतंकी गिरोहों और गैंगस्टर लिंक मामले में एनआईए की छापेमारी। एजेंसी को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच में मिले थे इनपुट। भाजपा ने आज फिर आप सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में दिल्ली स्कूलों में कक्षा निर्माण के मामले में सौंपे सबूत। वहीं डीटीसी की लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से केजरीवाल सरकार की बढ़ी और मुश्किलें। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा सरकार का अहम फैसला। मामले की जांच सीबीआई करेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की घोषणा। और जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। मुठभेड़ में सेना के एक जवान के घायल होने की सूचना। देख लेते हैं समाचार विस्तार से। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज आगे यह कह कि 1991 यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, कि समाज सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इस साल के अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलने वाला IDF WDS 2022 सम्मेलन 12 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। ये सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन बाय मासेस की है।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न। भारतीय संस्कृति और इसके समृद्ध विरासत के प्रतीक स्वास्थ्य मंत्र की ध्वनि से गुंजायमान अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का सम्मेलन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 12 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। ये सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने देश में डेयरी क्षेत्र की असली ताकत छोटे किसानों को बताया। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में सहकारिता के जरिए किए गए बदलाव का भी जिक्र किया। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर सरकार ने अपने स्तर पर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। आज वैश्विक दूध में 23% हिस्सेदारी भारत की है। देश में सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी है। भारत के डेयरी सेक्टर में विमेन पावर 70% वर्कफोर्स का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार विमेन्स हैं, महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में पशुओं के व्यापक टीकाकरण पर भी बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2025 तक पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसलोसिस की बीमारी से मुक्ति के लिए 100% टीकाकरण का संकल्प लिया गया है। पीएम ने पशुओं में मिल रही लंपी बीमारी का जिक्र किया और कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया, जिसमें दूध उत्पादन और इससे जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला भी मौजूद रहे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि ये सम्मेलन करीब 50 साल बाद हो रहा है और 1974 में जब ये सम्मेलन हुआ था तब हमारा दूध का उत्पादन 23 मिलियन टन था और आज जब हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी 10 गुना दूध की वृद्धि हुई है। एक करीबन 50 साल के बाद जब समिट हो रहा है और जब 1974 में ये समिट यहाँ हुआ था तब हमारा दूध का प्रोडक्शन 23 मिलियन था और आज जब हम इस समिट को कर रहे हैं तो 220 मिलियन टन यानी कि 10 गुना दूध की वृद्धि। और आपका जो स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत का, जो 74 में दूध उत्पादन हो रहा था वो हमारी मांग के अनुरूप में कम था और आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 सम्मेलन में दूध उत्पादन से जुड़े उद्योग जगत की हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए विश्व में इस क्षेत्र में बढ़ रही भारत की प्रतिष्ठा का जिक्र किया। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में हो रहे विकास के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट में काफ़ी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां यहां पर हिस्सा ले रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात की तरफ इंगित किया कि जिस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र के माध्यम से अभी आर्थिक तौर पे काफ़ी मजबूत हम बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बना सकते हैं, लेकिन किसान को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से सहकारिता के माध्यम से आज दूध के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण इस सम्मेलन में देखने को मिल रहा है। उत्पादन जो है वो लगातार दूध का बढ़ा है, तो आप मानते हैं कि इसमें सरकार की जो भूमिका रहनी चाहिए उससे काफ़ी मदद मिली है? आज जरूर सरकार का विशेष फोकस, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी का 3 साल पहले 2 साल पहले उन्होंने जो एक डबल द मिल्क प्रोडक्शन ये विजन लेके चले हैं, उसमें हमारी ग्रोथ अगर देखा गया तो ओवरऑल इंडिया में 44% है, पर कुछ राज्यों में जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट की है। इन स्टेटों में है वो 10, 12, 14% तक ग्रोथ है। कोऑपरेटिव के माध्यम से इतना बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया, तो आप क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका भी आपको फ़ायदा मिला और किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की कि आज आपका इतना बड़ा एक कंपनी बनी है? We are by the farmers, of the farmers, for the farmers. Both central government and state government, they have helped Karnataka Milk Federation enormously. आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई हैं फार्मर्स के लिए, गांवों के लिए, कैटल्स के लिए, आपको लगता है कि उससे जो दूध का उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ रहा है? सरकार ने बहुत ही मेहनत की है डेयरी सेक्टर में। हमारी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो दुनिया में नंबर 1 है और इसके लिए बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। कई लोगों ने किया है, कई पीढ़ियों ने किया है, जिसके ज़रिए हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बड़ी खुशी की बात ये भी होती है कि डेयरी सेक्टर एक बहुत ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ है। डेयरी सेक्टर में आज जितने भी उद्यमी हैं और वो जिस तरीके से लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे अगर किसी की मेहनत है तो वो किसानों की मेहनत है और किसानों को मजबूत करने की जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं, आज उसी का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि देश दूध और डेयरी सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृतकाल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता।
भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब खबर देश के उत्तरी राज्यों से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विभिन्न जगहों पर संदिग्ध आतंकी गिरोहों और गैंगस्टर लिंक मामलों में छापेमारी कर रही है। एजेंसी को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच में कुछ इनपुट मिले थे कि गैंगस्टर और आतंकवादियों के बीच आपसी संबंध हैं। NIA ने गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और भाम्बिया गैंग के ठिकानों पर छापे मारे। दोनों गैंग के कनेक्शन पाकिस्तान, कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ भी हैं, जो इन गैंग्स को हथियार पहुंचाने में मदद करती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के हफीरमल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद हफीरमल की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में सेना के एक जवान के घायल होने की भी सूचना है। सेना के घायल जवान को इलाज के लिए 92 बेस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। भाजपा लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेर रही है। दिल्ली के स्कूलों में कमरे बनाने में बड़े घोटाले को लेकर भाजपा पहले ही लोकायुक्त से शिकायत कर चुकी है। वहीं CVC की रिपोर्ट भी सामने आई है। इस मामले में दिल्ली भाजपा के नेताओं ने एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर जाकर सबूतों के रिकॉर्ड सौंपे हैं। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में कमरों के निर्माण में बहुत बड़ा घोटाला किया है। नई दिल्ली में भारतीय सेना लॉजिस्टिक्स सेमिनार का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके अलावा सेमिनार में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स क्षमता की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि लॉजिस्टिक्स का दायरा और युद्ध में उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सेनाओं के पास उचित सामान की पहुंच को लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित कर रहे हैं। नई दिल्ली में प्रसार भारती और जापान फाउंडेशन के बीच कार्यक्रम आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर प्रसार भारती की ओर से अपर महानिदेशक और जापान फाउंडेशन की ओर से फिल्म और प्रसारण मीडिया विभाग के प्रबंध निदेशक सोतोको कोजिमा ने हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान प्रसार भारती के CEO मयंक कुमार अग्रवाल और प्रसार भारती के सदस्य वित्त DPS नेगी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। समझौते के अनुसार जापान फाउंडेशन DD नेटवर्क पर प्रसारण के लिए प्रसार भारती को जापानी टीवी कार्यक्रमों को प्रदान करेगा। और अब खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान आज युवाओं और नए मतदाताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस को नकार दिया है और भाजपा को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आज PM मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। लोकतंत्र की ताकत को देखिए, हिंदुस्तान की जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को बाहर कर दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाया। वहीं पर जो वायदा हमने आप सबसे किया था कि सुशासन युक्त सरकार देंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, करप्शन फ्री सरकार देंगे, और हम 8 साल के बाद आज सिर ऊंचा करके आगे मिलाकर कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने
ईमानदारी से सरकार भी चलाई। 8 साल में कोई 1 रुपए का आरोप मोदी जी के ऊपर नहीं लगा। सोनाली फोगाट के मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट की मांग पर राज्य सरकार ने इसे सीबीआई के सुपुर्द करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि गोवा के एक रेस्टोरेंट में 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। उन्हें रेस्टोरेंट से अस्पताल पहुंचाया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अभी तक इस मामले में गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और रविवार को भी ये मांग की थी कि सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए। आगे बढ़ने से पहले देश प्रदेश में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृतकाल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब खबरें राजस्थान और हरियाणा से। कोटा में रविवार से 2 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कोटा के दशहरा मैदान में शुरू हुई 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कॉन्क्लेव का फीता काट के उद्घाटन किया। यहाँ रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले तोप से लेकर आधुनिक हथियारों तक को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी को बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी और शहर के आमजन देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान कैंप लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रक्तदान अमृत महोत्सव के नाम से इस मेगा अभियान की शुरुआत करेगा। 17 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सफदरजंग अस्पताल में रक्तदान करेंगे। रक्तदान अभियान का मकसद लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। रक्तदान के लिए ई-रक्तकोश पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। आप ई-रक्तकोश पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी रक्तदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान कर सकें। रक्तदान को महादान भी कहा जाता है। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त की कमी ना हो, इसके लिए स्वैच्छिक रक्तदाता का एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है जो ई-रक्तकोश पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी उपलब्ध होगा। रक्तदाता को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ब्लड बैंक में रक्त 42 दिन तक सुरक्षित रह सकता है। देश में 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड स्टोरेज की क्षमता है। हर 2 सेकंड में देश में किसी न किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है। हर 3 में से 1 व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कोविड के समय 2021 में ब्लड की मांग और आपूर्ति में कमी आ गई थी। 2021 में 1 करोड़ 46 लाख यूनिट की ज़रूरत थी, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख यूनिट ब्लड ही मिल पाया था। एक इंसान में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हर 3 महीने पर कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो आप भी इस महादान में अपना योगदान दे सकते हैं और 17 सितंबर से शुरू हो रहे इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।